अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजी इनसाइट्स। आज हमने MGT 503 लेक्चर नंबर 27 करना है। ये लेक्चर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो स्टूडेंट इसके एक एक पॉइंट को हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट सबसे पहला MCQs तो आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजी के। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा लेवल होता है वो है कारपोरेट करना, दूसरा होता है बिजनेस एंड तीसरा होता है फंक्शनल। तो याद रखें 3 लेवल होते हैं हमारे पास स्ट्रेटजी के और इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरेटिव लेवल क्या होता है। तो स्टूडेंट याद रखें कॉर्पोरेटिव लेवल जो होता है वो टॉप मैनेजर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिवेल्प करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर हम देखते क्या है कॉर्पोरेटिव लेवल के इसके अंदर स्टूडेंट हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो इस बात का फैसला करती है कि हमें किस कारोबार में शामिल होना चाहिए या हम किस तरह का जो कारोबार है वो करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर बेसिकली हमारी सोर्स एलोकेशन होती है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है यानी कि किसी चीज़ के साथ मुताबिकत करना, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे गोल्स हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है इसे हम क्या कहते हैं कॉर्पोरेटिव लेवल स्ट्रेटजी। और इसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर हम अपना जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया फ्रेमवर्क पढ़ते हैं और अपना पोर्टफोलियो मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ से स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो मैट्रिक्स हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो याद रखना है आपने कॉर्पोरेटिव लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हमारा ये जो मैट्रिक्स होता है यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये स्ट्रेटजीज़ हैं ये एज इट इज़ ये वाला जो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज़। तो स्टूडेंट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या करती है, बेसिकली ये फैसला करती है कि हम किसी ख़ास मार्केट या इंडस्ट्री में कैसे मुकाबला करेंगे। तो जहाँ पर कंपटीशन की बात हो जाती है, compete करने की बात हो जाती है, तो वो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। अगर एक कंपनी के कई कारोबार हैं तो हर कारोबार की अपनी एक अलग हिकमत अमली होगी और स्टूडेंट वो जो अलग हिकमत अमली होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं और इसकी जो एब्रीविएशन है इंपॉर्टेंट है SBU स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट। मैं आज क्विज कर रही थी तो स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे उनको ये MCQs आया हुआ था स्टैंड फॉर का। और स्टूडेंट ये होता किसके लिए है, एक डिस्टिंक्ट बिजनेस के लिए यानी कि एक अलग बिजनेस के लिए। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक कंपनी जूतों के कारोबार की स्ट्रेटजी बनाना चाहती है तो इसकी जो स्ट्रेटजी होगी जाहिर सी बात है वो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री से मुख्तलिफ होगी। और स्टूडेंट ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, हम इसे इंडिपेंडेंटली मर्ज कर सकते हैं किसी अदर बिजनेस के अंदर। इंपॉर्टेंट MCQs है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिसको हम आसानी के साथ इंडिपेंडेंटली मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, SBU में। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट ये सबसे निचली सतह होती है, ये मखसूस महकमों के लिए एक्शन प्लान्स बनाने पर तवज्जो देती है। तो याद रखें स्टूडेंट इसका मकसद बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है, तो वो फंक्शनल है। और स्टूडेंट ये हमारे जो हमने फैसले किए होते हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए इस्तेमाल होती है। ये MCQs आपका इम्पोर्टेंट है कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसके अलावा अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट ये किसके एरियाज़ हैं, ये हमारे पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के एरियाज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो तीनों लेवल हमने पढ़े हैं ना, बिजनेस, स्ट्रेटेजिक और हमारा जो फंक्शन, ये तीनों हमारे लेवल्स बहुत क्रूशल होते हैं। किस के लिए क्रूशल होते हैं कि हमारी जो मैक्सिमाइज कर सके हम अपनी स्ट्रेटजी के इम्पैक्ट को। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम किस में डिस्कस करते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट सबसे पहले तो ये कि हमारा जो पोर्टर फोकस मॉडल था वो किसने डेवलप किया था, ठीक है स्टूडेंट, तो वो बनाया था माइकल E पोर्टर ने। दूसरी बात स्टूडेंट कि इसके अंदर जो हमारा प्लान था या फिर जो हमारी नेचर थी या हमारी फोर्सेस थी, ठीक है, हमारी कितनी फोर्सेस थी, 5 कम्पिटेटिव फोर्सेस मॉडल। तो जैसे आपने लफ्ज़ के अंदर ही पढ़ लिया कम्पिटेटिव, तो स्टूडेंट इसके अंदर कंपटीशन की बात हो रही होगी। तो हमेशा याद रखें पहला MCQ तो आपसे ये पूछा जाता है कि कम्पिटेटिव फोर्स मॉडल इज़, तो
पोर्टर फोर्स मॉडल इज कम्पिटिटिव फोर्स मॉडल। तो ये हमारे पास जो हमारी इंटेंसिटी होती है किसी भी कंपटीशन की, या फिर हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो नेचर होती है उसकी, हम उसे डिस्कस करते हैं। और 5 फोर्सेस होती हैं। 5 फोर्सेस होती कौन सी हैं? सबसे पहले होता है हमारे पास राइवलरी, यानी कि मुखालिफ। तो स्टूडेंट, इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि मौजूदा हरीफ जो हमारा राइवल है, एक दूसरे के मुनाफे को कम करने के लिए कितने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट, जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो जो उसके राइवलर्स होते हैं वो कभी रेट्स कम कर देते हैं, कभी उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, ताकि अपने कंपेटिटर का जो होता है मुनाफा उसे कम कर सकें, यानी कि उसके प्रॉफिट्स को लो कर सकें। जो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो होता है हमारे पास सप्लायर। तो स्टूडेंट, सप्लायर क्या करते हैं? क्या आपको माल बेचने के लिए अपनी मन मर्जी की या फिर अपनी मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं? अगर सप्लायर कीमत बढ़ा भी दें या क्वालिटी कम भी कर दें तो इन पर क्या असर होगा? तो स्टूडेंट, जो बार्गेनिंग पावर होती है ना हमारे सप्लायर की, वो भी हमारा एक फैक्टर होता है। और इसके बाद स्टूडेंट, हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर देखें, एक तो सप्लायर होता है ना कि वो अपनी मर्जी से हमारी जो क्वालिटी है उसे डिक्रीज़ कर सकता है या नहीं, अपनी सर्विसेज कम करके ज़्यादा रेट्स कर सकता है या नहीं, ये चीज़ भी हम पर डिपेंड करती है। दूसरा होता है बायर्स। तो स्टूडेंट, इको 401 अगर आपने पढ़ी है तो ये तमाम चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब बायर क्या करता है? क्या जो हमारा कस्टमर है आसानी से कीमत कम करवा सकता है? अगर ग्राहक के पास मालूमात और मुतबादल चीज़ें ज़्यादा हो तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, मुतबादिल हैं, वो मौजूद है मार्केट में, तो उससे क्या ज़रूरत है इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेने की? तो हमें देखना पड़ता है कि भाई जो हम चीज़ बना रहे हैं उसका मुतबादिल हमारे मार्केट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो अगर है तो हमें जाहिर सी बात है जो बायर की हम पर हुकूमत होगी, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे भाग जाएगा। अब देखें, नंबर 5 पर जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। इसके अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं, क्या कोई नई कंपनी आसानी से मार्केट में आ सकती है? अगर रुकावटें कम होंगी तो खतरा ज़्यादा होगा और जो कीमतों की हमारे पास जंग है वो छिड़ सकती है। तो याद करें स्टूडेंट, हमने इको में भी ये पढ़ा था कि हमारी अगर जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कम होती हैं तो हर कोई इंडस्ट्री लगा लेता है। जैसे हमने ओलिगोपली पढ़ा था, ये डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास किसी भी चीज़ में मुकाबला कम हो, रेट्स भी कम हो, तो इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी कॉम्पिटिटिव होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में शुगर मिल्स, तो वो बहुत कम है, बहुत रेयर हैं, इसी वजह से वो अपनी मुंह मांगी कीमत लेते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, वही बात कि अगर हमारे जो एरिया है या हमारा मुल्क है उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट के जैसे या फिर उससे बेहतर प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, तो इसको भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सेल्स में कमी आ जाती है। अब स्टूडेंट, हाइपर कंपटीशन क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जो रैपिडली स्केलेटिंग कंपटीशन, यानी कि जिसके अंदर हमारा जो कंपटीशन होता है वो रैपिडली हो रहा होता है, यानी कि हाइपर कंपटीशन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके दरमियान बहुत कंपटीशन होता है। जैसे कि स्टूडेंट, आपको अगर याद हो, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के 3 बच्चे ऐसे होते थे जिनमें बहुत कड़ाके का कंपटीशन होता था, क्योंकि वो तीनों ही बच्चे होते थे जिन्होंने फर्स्ट आना होता था, तो बहुत कंपटीशन होता था। इसी तरह हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी कंपटीशन चल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? सबसे पहले कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है ना, तो हम काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो कम्पीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। अब हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट के अंदर क्या होता है? बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो किस तरह हमारी कम्पिटिटिव जो सिचुएशन बन जाती है उसको डिटरमाइन करता है। तो ये आपने याद रखना है असेसमेंट के अंदर। पहली बात कि हमारे इंटरनल अंदरूनी माहौल की बात हो रही होती है कंपटीशन की स्टेज में, या फिर कंपटीशन की जो सिचुएशन होती है। स्टूडेंट, ये जो तमाम आपको पॉइंट्स बताए गए हैं आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके अंदर याद करने वाला या समझने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे अब देखें, फाइनेंशियल सोर्सेज में क्या आता है, सबको ही पता है, मनी की रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी। और सोर्स बेस्ड स्ट्रेटजी व्यू, इसके अंदर क्या आता है, जितने भी हमारे सोर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। और वैल्यू में क्या होता है कि
हमारे कौन सा सोर्स कौन सी कैपेबिलिटी वैल्यू ऐड कर देगी। इसके बाद डिग्री ऑफ रेयरनेस, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कम है, हमारे मजदूर कम है, हमारे पास सोर्सेज कम है इस चीज़ को, यही चीज़ें हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेटिव लेवल स्ट्रेटजी। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो हमारी ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात स्टूडेंट, कि हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज होती हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी की कितनी टाइप्स होती हैं या कितने लेवल्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, उन्हें हम 4 में करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, इसमें तंजीम अपने कारोबार को बढ़ाती है। इसके कई तरीके हैं, ठीक है स्टूडेंट, मतलब कारोबार को जो बढ़ा रहा है, ग्रोथ से जाहिर है। अब देखें, सबसे पहले है कंसंट्रेशन, यानी कि तवज्जो मरकूज करना। तो इसके अंदर क्या होता है, हम अपने बुनियादी प्रोडक्ट पर ही तवज्जो मरकूज करके उसे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो बेसिक है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर कोई ऐसी हमारे पास फ्रीम है जो शुगर के रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना वो बनाती है, ये मीठी चीज़ें बनाती है, तो उनका जो बेसिक थीम होगा वो मीठी चीज़ें बनाने के अकॉर्डिंग होगा, जैसे मिठाई की एक दुकान, आसान सी एग्जांपल। तो अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो कितनी एक्सपैंड है और उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट ने अपनी कितनी जगह बनाई हुई है, कितनी वैल्यू है हमारे पास। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारा जब प्रोडक्ट मार्केट में आया या हमारी सर्विस मार्केट में आई तो वो कितनी एक्सपैंड हुई, यानी कि एक्सपेंडेशन। और हमारी जो हॉरिजॉन्टल इंटेग्रिटी होती है, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, इज एडिंग वन और मोर बिजनेस दैट इज सिमिलर यूजुअली बाय परचेजिंग सच एज बिजनेस। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम बेसिकली हम ऐड करते हैं दो या दो से एक या एक से ज़्यादा बिजनेस को जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब सिमिलर। और स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, यूजुअली बाय परचेजिंग सम बिजनेस, किसी बिजनेस को हम परचेज कर लेते हैं। ऐसे होता है ना स्टूडेंट, हमारे पास एक फ्रेम होती है, फिर हम दूसरी फ्रेम ले लेते हैं। इसी तरह ये चलता है। मिसाल के तौर पर आपके सिटी में 3 कैंपस थे वीयू के, तो आपकी जो आपका बड़ा कैंपस था उसने जो बाकी सारे कैंपस थे उसको बाय कर लिया, तो वो जो सारी ऑडियंस सारे जो स्टूडेंट थे वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो सप्लायर हैं या फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका काम खुद संभाल लेना। कैसे स्टूडेंट, जो हमारे सप्लायर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका काम हम खुद संभाल लेते हैं, और अपने जैसा जो काम कर रहा होता है उस कंपनी को हम खरीद लेते हैं, वो हमारी हॉरिजॉन्टल है। याद रखना है स्टूडेंट, बार बार रिपीट करने का मकसद यही है कि हम अपने कंट्रीब्यूटर या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जो आउटपुट्स होती हैं या फिर उनका काम होता है हम उसे खुद संभाल लेते हैं। अब हमारे पास देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब अक्कर होती है किसी भी बिजनेस में जब जो हमारा बिजनेस होता है ग्रो कर रहा होता है सप्लायर साइड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हमारी जो बैकवर्ड है वो तब इंक्रीज होती है जब सप्लायर साइड पर तरक्की हो रही हो, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कब होती है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का किसी प्रीवियसली जो हमारा कस्टमर होता है उसका कोई रोल हो। हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट इको में भी कि जो हमारी कंपनी होती है ना उसका एक किस्म की ट्रेडिशन बन जाती है। कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप भी आपको भी इस चीज़ का हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। एक ही कंपनी के हम शूज़ लेते जा रहे हैं, एक ही कंपनी से हम शॉपिंग करते जा रहे हैं, तो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम बिल्कुल एक नया एरिया या फिर एक नया कारोबार शुरू कर लेते हैं जो हमारे करंट बिजनेस से मुख्तलिफ होता है। क्या, एक नया कारोबार, पिछले को इम्प्रूव नहीं कर रहे, एक नया कारोबार कर रहे हैं जो हमारे जो अभी कारोबार है उससे मुख्तलिफ होगा, तो उसे हम कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन, कोंग्लोमेरेट डिवर्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट, ये डिवर्सिफिकेशन जो होती है ये उस एरिया में आ जाती है जब हम कोई ऐसा कारोबार शुरू कर लें जो बिल्कुल अनरिलेटेड हो हमारे करंट बिजनेस से। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, हमारा जो बिजनेस हमने शुरू किया है वो जो अभी की बिजनेस है उससे बिल्कुल अनरिलेटेड हो, और हमारी जो कॉन्सेंट्रिक हमारी जो डिवर्सिफिकेशन होती है उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा डिवर्सिफाई करते हैं जो रिलेटेड तो होता है, लेकिन क्या होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, रिलेटेड होता है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट। इसके बाद है हमारे पास
स्टूडेंट अब हमारे पास एक्यूस्टेशन क्या होता है? इसके अंदर हम परचेज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के आधे पार्ट को या फिर पूरे पार्ट को। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का आधा हिस्सा या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर ले तो हम उसे एक्यूस्टेशन कहते हैं। अब मर्जर क्या होता है? तो स्टूडेंट जब दो कंपनियां मर्ज कर जाएं, आपस में मर्ज हो जाएं, मिल जाएं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मर्जर। अब हमारे पास है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट ये हमारी ग्रैंड स्ट्रेटजी की दूसरी स्ट्रेटजी है। और इसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर हम मेंटेनेंस की चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे स्टेटस, जो हमारा स्टेटस क्यू होता है या फिर हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है, मेथड, ये हमारे पास मेथडोलॉजिकल होती है, यानी कि ना इसके हमारे पास मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, बट ये स्लो होती है। ठीक है, याद रखना है जो स्टेबिलिटी हमारे पास स्ट्रेटजी होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा स्मॉल प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस आर मोस्ट लाइकली टू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट कि स्मॉल या फिर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस होते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं? तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? वो रिस्क कम लेते हैं। ठीक है, वो जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको जो एक्सेलरेशन होती है, उनकी ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि रिस्क के लिए वो मतलब कोई खतरा नहीं लेते, क्योंकि वो होती ही इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके अलावा स्टूडेंट वो उनका जो कंपनी का शेयर होता है या फिर करंट मार्केट शेयर होता है उसको होल्ड रखते हैं। तो आपने ये पॉइंट्स देख लेने हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट है वो है डिफेंसिव स्ट्रेटजी। तो डिफेंस का मतलब ही क्या है? डिफेंस का मतलब है हिफाजत करना। ठीक है, तो इसके ये हमारी थर्ड क्लास है, ठीक हो गया। अब समटाइम इट इज़ कॉल्ड रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी भी हम इसे कहते हैं। इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हमारे इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले है हार्वेस्ट, ठीक है, और टर्न अराउंड। इसके बाद है डिवेस्टिट्योर और बैंक रप्टिसिटी, बैंक रप्टिसिटी एंड लिक्विडिटी। स्टूडेंट ये ना जो चारों हमने पढ़े ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है। हम अपनी जो सरमायाकारी होती है या फिर हमारा अ, जी हाँ, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम मिनिमाइज करते हैं, किस कोशिश में? कि हम अपने शॉर्ट रन की प्रॉफिट को बूस्ट अप कर सकें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट। कैश काउज हम किसे कहते हैं? जो हमारे शॉर्ट रन में हमें प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं ना, इमीडिएट प्रॉफिट्स, उन्हें हम कैश काउज कहते हैं। ये ट्रेडिंग में टर्म बहुत यूज होती है। तो स्टूडेंट याद रखें, ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी टाइप जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, किस लिए? कि हमारी जो शॉर्ट रन प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, उनको इंक्रीज करने के लिए हम हार्वेस्ट की जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास टर्न अराउंड, गिरती हुई कंपनी को दोबारा मुनाफा बनाने की कोशिश करना। टर्न का मतलब क्या है? मुड़ जाना। अराउंड जैसे हम पहले कर रहे थे। तो स्टूडेंट अपनी कंपनी को बूस्ट करवाना हमारा टर्न अराउंड होता है। इसके बाद है डिवर्सिट्यूड। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम देखते हैं कि कारोबार का कोई हिस्सा बेच देना। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि मिज़ान बैंक हो गया, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो उसने कोई एक आध ब्रांच बेच दी। ठीक है, जैसे अब हमारा PIA बिक गया है, पाकिस्तान का जो एयर हमारी जो थी एयर बेस, यही है स्टूडेंट। तो वो उसका जो कुछ हिस्से हैं वो बिक चुके हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट हमारी बैंक रप्टिसिटी क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट हम देखते हैं कि अदलिया से जो दिवालियापन का तहफ़्फ़ुज़ मांगता है ताकि कर्ज़ों की अदायगी का वक्त मिल सके। देखिए स्टूडेंट, जब हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो गिर जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम कर्ज़ा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर जब हमारी जो कंपनी होती है वो इस लायक नहीं होती कि वो कर्ज़ा वापस कर सके, तो वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? बैंक से और क्रेडिट्स मांगती हैं। ठीक है, और दिवालियापन हम किसे कहते हैं? हमारी जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसके ख़त्म होने से पहले। अब देखिए नेक्स्ट, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ये इस बात का एनालिसिस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से कारोबार हैं और इनका मिक्स कैसा होगा। इसी के लिए स्टूडेंट हम BCG मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपने देखना है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या सोर्सेज हैं और इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो इनका मिक्सचर कैसा बनेगा। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि ये हमारे पास क्या होती है? 2 डिमेंशन मैट्रिक्स को यूज़ करती है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो टू पोर्टफोलियो अप्रोच होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती है हमारे पास। और दूसरी बात कि पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट हमारे पास एनालॉजिक्स होता है, ठीक है। तो 3 एमसीक्यूज आपके कवर हो चुके हैं। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ये हमारे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट है, उसको उसके रिलेटेड भी है, ये उस पर भी अप्लाई होती है। तो 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोस्टोन कंसल्टेंट ग्रुप। पहली बात, बीसीजी स्टैंड फॉर बोस्टोन कंसल्टेड ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कितना लंबा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रट्टा लगाएंगे कि बी फॉर बोस्टोन, सी फॉर कंसल्टिंग और जी फॉर ग्रुप, तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके आया हुआ है, आपके क्विज में भी आया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली बात स्टूडेंट, ये जो हमारी पोर्टफोलियो मैट्रिक्स था ना, उसमें ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि ये हमारी जो अप्रोच थी, कॉर्पोरेट लेवल की जो अप्रोच थी, उसकी अप्रोच को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन कर रहा था। तो याद रखें, पोर्टफोलियो मैट्रिक्स जो था हमारा, वो क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा था कॉर्पोरेटिव लेवल स्ट्रेटजी को। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो बीसीजी मैट्रिक्स था, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है। तो ये जो हमारा ये बनाया किसने था? ये बोस्टोन कंसल्टेंट ग्रुप ने बनाया था, यानी कि एक ग्रुप था जिसने ये बनाया था। ये टूल बहुत बड़ी कंपनी को ये फैसला करने में मदद देता है कि इन्हें अपने मुख्तलिफ कारोबार, अब मुख्तलिफ कारोबार में क्या आ जाता है? SBU, इनके जो हमारे यूनिट्स होते हैं, किस तरह से पैसा लगाना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट, ये हमारे 2 स्केल्स पर काम करता है। सबसे पहला हमारे पास है मार्केट शेयर, कि मार्केट शेयर का मतलब होता है कि जो सरमाया है उसमें आपका कितना हिस्सा है, और मार्केट ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपने ये याद रखना है कि हम 2 ही तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर, और दूसरा जो हमने फर्स्ट पर पढ़ा था हमारा मार्केट ग्रोथ। तो अब इसके अलावा स्टूडेंट, हमारा जो ये जो मैट्रिक्स होता है, जो 2 डायमेंशन होता है, इसके अंदर हमारे पास 4 बिजनेस ग्रुप होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, मतलब ये 4 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ग्रुप्स है ना, वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है स्टार। तो स्टार क्या करता है स्टूडेंट? ये हमारा बहुत हाई ग्रोथ होता है, ठीक है, और इसमें हमारे जो शेयर्स होते हैं वो भी बहुत हाई होते हैं। ये हमारा बेहतरीन कारोबार है, ये तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट में बड़ा हिस्सा रखता है, और इस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट जो बड़ी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। जैसे आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट है कैश काउ। तो नाम से ही जाहिर है, ये वो कारोबार होते हैं जो ये वो कारोबार होते हैं जो अब मज़ीद नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मार्केट ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसकी ग्रोथ कम है लेकिन शेयर हाई होता है, लेकिन इनका मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये दूध देने वाले गाय की तरह होती है, बस मुनाफा देते रहते हैं, इनका पैसा स्टार्स पर लगना चाहिए। तो स्टूडेंट, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे जिससे मुनाफा आता ही रहता है, ठीक है, ग्रोथ चाहे स्लो हो लेकिन मुनाफा देती ही रहती हैं। अब हमारे पास डॉग क्या होता है? तो डॉग जैसे भी, अगर हम नाम से जाहिर है कि ये इसका जो लेवल होता है वो लो होता है, इसकी ग्रोथ भी लो होती है और इसका मार्केट शेयर भी लो होता है। स्टूडेंट याद रखिए, हमने ये भी पढ़ा है ना कि जो कैश काउ की फंडिंग है वो हमें स्टार्स को देनी चाहिए, और जो हमारे डिवेस्ट डॉग्स होते हैं वो लेस डिज़ायरेबल होते हैं। क्यों लेस डिज़ायरेबल होते हैं? क्वेश्चन मार्क की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट, कॉस्ट जैसे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो अपने नाम के अंदर ही आधा होता है। आप देखिए, इसके अंदर हम क्या एम्फिसाइज करते हैं? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को देखते हैं और ओवरऑल कॉस्ट को देखते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज या तो लोअर हो सकती हैं या फिर हमारे कंपेटिटर से कम हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी सो डैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर लोअर देन द कंपेटिटर्स। ठीक है स्टूडेंट, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी जो हमारी एफिशिएंसी है या फिर ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर एफिशिएंसी भी तो आती है ना, तो वो हमारी कम है हमारे कंपेटिटर से। और अब स्टूडेंट, हमारे पास द बिजनेस शुड हैव अ कॉस्ट एडवांटेजेस। जो हमारा बिजनेस होता है ना, वो कॉस्ट एडवांटेजेस होता है, दैट इज़ नॉट ईजियर आर इनएक्सपेंसिवली इमिटेटेड। तो स्टूडेंट, ये ईजी नहीं होता कॉस्ट को कम करना
जो हम चीज़ बनाने पर कॉस्ट लग रही है उसको कम करना ईजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम कम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो मैनेजर को चाहिए कि वो ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी स्ट्रेटजीज़ की इनोवेशन बनाए जो हमारे कस्टमर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी। स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये इन्वॉल्व करती है अटेम्प्टिंग टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर व्यूड एट अ यूनिक इन इंडस्ट्री। याद रखें, ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो यूनिकली देखी जाती हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट हमारी जो डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी होती है वो ब्रांड इमेज होती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी की रिलेटेड भी हो सकती है, कस्टमर सर्विसेज हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, फीचर्स एंड इलेक्शंस। और दूसरी बात स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन में हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो यूनिक होती हैं। अब हमारी फोर्थ स्ट्रेटजी क्या होती है? तो स्टूडेंट इसके अंदर हम अपनी जो इस्टेब्लिश करते हैं ओवरऑल जो पोजीशन होती है, हमारी लीडरशिप हो गई, हमारे जो डिफ्रेंसिएशन होती है, या दोनों। हमेशा याद रखें, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारी लीडरशिप प्लस डिफ्रेंसिएशन या दोनों काम कर रहे होते हैं, बट ओनली विद इन अ पर्टिकुलर पोर्शन। और दूसरी अहम बात कि सिर्फ किसी खास हिस्से में लीडरशिप और डिफ्रेंसिएशन किसी खास हिस्से में मिलकर काम कर रही होती हैं, उसे हम किसके अंदर पढ़ते हैं? उसे हम फोर्स स्ट्रेटजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फंक्शनल स्ट्रेटजी लेवल। स्टूडेंट ये जो आपका चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने मिड टर्म में भी बताया था कि कोई ऐसा चैप्टर होता है जो हमारा स्टार होता है, ठीक है? मैक्सिमम चीज़ें उससे पूछी जा रही होती है। व्यू वालों का यही एल्गोरिदम है। अगर आप थोड़ा सा इनके साथ टेक्निकल होके अगर आप करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स गेन करते हैं और अपने 1-2 मंथ के अंदर ही मतलब आप कर सकते हैं स्टूडेंट। यानी कि इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट आप 5-7 अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप इनके जो एल्गोरिदम है उनको ट्रैक कर लेते हैं। तो ये वाला जो मैं आपको अगेन अगेन बता रही हूँ, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो 30% पेपर है ना स्टूडेंट, देखना इसी चैप्टर से आया होगा, और हर स्टूडेंट का, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे इन्हीं की कहानी बयान की जाएगी अगले जो हमारे चैप्टर्स हैं। अब देखें, स्ट्रेटजीज आर फंक्शनल लेवल। स्टूडेंट जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है ना, फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि वो सपोर्ट कर रही होती है हमारे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को, पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। और स्टूडेंट जो हमारी फंक्शनल एरियाज होते हैं उनको डिवेल्प करती हैं। डिस्ट्रिक्टिव जो हमारा कॉम्पिटेंसी होती है उसको इंक्रीज करती हैं। हमारा जो कंपटीशन पोटेंशियल होता है उसको भी इंक्रीज करती है। तो फंक्शनल मतलब जो काम करने वाला बंदा है ना, वो फंक्शनल ही है, जिसने सारा काम करना होता है। ऊपर वाला जो तमाम हमने पढ़ा है ना, वो हमारी थी प्लानिंग करने वाले एरियाज थे। अब हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो गुरु है, क्योंकि यहाँ पर आके तो सारी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इंक्लूड। याद रखना है, स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या इंक्लूड होता है? हमारी मैनेजमेंट फंक्शनिंग। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारा जो मोशन करते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजी होती है उसको कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अल्टीमेटली हम अचीव कर लेते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमें कैसे मेजर फैक्टर हैं जिसके साथ हमारे जो मैनेजर है उसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी कि उसके साथ चलना चाहिए। तो हमारे पास कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। जो रिवार्ड सिस्टम है स्टूडेंट के बोनस देना या फिर प्रमोशन देना, जिससे हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। डिसीजन प्रोसेस यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको बहुत मजबूत करना चाहिए। हमारे जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स रेज हो रहे होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे बरकरार रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट ये आपका जो लेसन है वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके साथ में आपका क्विज़, चलिए ठीक है मैं ऐड कर ही देती हूँ। आपने इतने सब्र के साथ वीडियो देखी। ये देखिए स्टूडेंट, आपने अपनी एग्ज़ाम टूल पर आना है, यहाँ पर आना है आपने होम पर, देन आपने क्लिक करना है, आपने अपना लेक्चर क्लिक करना है जो आप करना चाहते हैं। यहाँ से क्या हो गया है, ये देखिए लेक्चर नंबर 27 किया है आपने, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। 27 सिलेक्ट हो गया है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है स्ट्रेटजी डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस टू बी।
जहाँ पर हम स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे होते हैं कि बिजनेस क्या होगा। तो आई गेस स्टूडेंट हमारा कोऑपरेटिव लेवल होता है। जी हाँ, कोऑपरेटिव लेवल में हम देख रहे होते हैं कि भाई बिजनेस कौन सा होगा। अब देखें डिस्टिंक्टिव बिजनेस मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट जो हमारा डिस्टिंक्टिव होता है, यानी कि जो एक यूनिट होता है, अलग से यूनिट होता है, उसको जब हम मैनेज कर रहे होते हैं हम SBU में इसे डिस्कस किया करते हैं। ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अब देखें स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज, जो जहाँ पर फंक्शनल की बात हो रही होगी तो वो फंक्शनल स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पोर्टल मॉडल था उसके कितने फोर्सेस थी, तो उसकी 5 फोर्सेस थी, ये भी हमने कवर किया। नेक्स्ट हमारा माउस काम नहीं कर रहा। हमारा जो फोर्स रिगार्डिंग एज ऑफ इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट जो एज ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए किस पर डिपेंड करता है, न्यू इंटरेस्ट, यानी कि थ्रेट्स ऑफ न्यू इंटरेस्ट। ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्सपेंशन, ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्सपेंशन ग्रोथ। जी हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है BCG मैट्रिक्स आइटम विद हाई शेयर एंड लो ग्रोथ, हाई शेयर एंड लो ग्रोथ, कैश काउस। जी हाँ, शेयर ज़्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम होती है। अब जेनेरिक स्ट्रेटजी एम्फिसाइजिंग लो कॉस्ट, जेनेरिक हमारे पास होती है, और क्या होती है उसकी जी हाँ स्टूडेंट, ये हमारी थी कोस्ट लीडरशिप। तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन थी तो मेरा भी क्लियर हो गया कि जेनेरिक स्ट्रेटजी एम्फेसाइज जहाँ पर लो कॉस्ट की बात हो रही हो तो वो हमारी होती है कोस्ट लीडरशिप। जेनेरिक एम्फेसाइजिंग यूनिकनेस, तो यहाँ जहाँ पर भी यूनिकनेस की बात आएगी MGT 503 में वो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा। ये आपका क्विज भी जो आया था ना 2026 का, तो वो उसमें भी ये आया हुआ है MCQs। सोर्सेज दैट वैल्यूएबल रेयर डिफिकल्ट टू इमिडिएट, ऐसी सोर्सेज जो कम होते हैं, मुश्किल होते हैं मिलना, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्टिव सोर्सेज होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट। बहुत सर्दी है, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।